कौन है सर? इसके लिए एक ऑप्शन भी रखी हुई है हमने। कई बार होता है बच्चों को लगता है कि हाँ टीचर एंटरटेन कराएगा, मजे आएंगे, जोक सुनाएंगे। फिर बच्चों को ना पसंद आए तो एक काम है, बुक के अंदर हमने यहाँ पे पूरा रिफंड प्रोसेस लगा रखा है। यदि आपको पढ़ाई नहीं करनी, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो एक रिफंड का सीधा सा प्रोसेस है। यू मे अप्लाई रिफंड। तो मेरी क्लास में इतना शोर है, बोरियत तो आएगी आएगी। मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, किसी तरह का एंटरटेनमेंट उसकी संभावनाएं नहीं है। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है? नॉन कैश ट्रांसैक्शन विद डायरेक्टर। ये क्या कहेगा? पूरा किसी कंपनी को रिफंड की रिक्वेस्ट मार बोलना कुछ बोलते ही हम लोग तेरे पे रिप्लाई करेगा 10 मिनट। वहाँ का टॉम एंड जेरी खत्म नहीं अभी तक। नहीं आज ज्यादा अच्छे आए थे। सब पैरा 50, पैरा 3 सब पैरा 50। ये क्या कहता है? 192 नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है इसके ऊपर और इस लाइन का मतलब क्या है? पढ़ा है? पेपर लॉ के अंदर क्या ये सेक्शन पढ़ा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन का? 192। yes. मतलब यदि डायरेक्टर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, यदि डायरेक्टर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, जैसे कहे कि मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स ले लेता हूं, मुझे शेयर्स दे दो और बदले में मेरा एक प्लॉट पड़ा है, मेरी एक बिल्डिंग पड़ी है, वो ले लो, इसमें कंपनी का ऑफिस खोल लेना। दैट इज व्हाट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन के अंदर सेक्शन 192 ने अपनी कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। तो एज ए ऑडिटर मेरे को क्या चेक करना है? 192 की कंप्लायंस, वेदर कंपनी हैज entered into any non-cash transaction किसके साथ? डायरेक्टर्स के साथ और द पर्सन connected with him or the persons connected with him। यदि हाँ, if yes, whether provisions of section 192 has been complied with, whether the provisions of section 192 has been complied with। अब इसके लिए आपको 192 की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से रेजोल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो आपको सबसे पहले बीइंग ए ऑडिटर, जैसे ध्यान हो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ FRS एप्लीकेबल, लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ऐसे 315 ध्यान आता है बीच में? yes. क्या ऐसे 315 ध्यान आता है? ऐसे 315 ने सबसे पहले ही क्या कहा था? RAP में Understand FRF obtain an understanding of the entity and its environment। और उस अंडरस्टैंडिंग में उसने क्या कहा था? obtain an understanding of legal framework, regulatory framework, industrial framework and financial reporting framework।
लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो रिजल्ट जब आपको 192 की कंप्लायंस करनी है एंड चेक करनी है, रिजल्ट क्या आपको खुद को पता होना चाहिए या नहीं कि 192 कहता क्या है? वेदर यू मस्ट बी अवेयर विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 और नॉट? यस। तो अब क्या हुआ, ध्यान दो जरा, पूरे कारों पे जरा सोचो। अभी एक पॉइंट और है, अभी कराऊंगा, लेकिन पूरे कारों में जरा सोचो, क्या कंपनी लॉ के सेक्शन का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो गया? 177 की कंप्लायंस में चेक करूं, 42 की कंप्लायंस में चेक करूं, 184 की कंप्लायंस में चेक करूं, 185 की कंप्लायंस में चेक करूं, 186 की कंप्लायंस में चेक करूं, 188 की कंप्लायंस में चेक करूं, 192 की कंप्लायंस में चेक करूं, सेक्शन 42 की कंप्लायंस में चेक करूं, 197 की कंप्लायंस में चेक करूं, शेड्यूल 5 की कंप्लायंस में चेक करूं। क्या मेरी ड्यूटी का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इस कारों ने या नहीं बढ़ा दिया? बिल्कुल बढ़ा दिया। इतनी सारी चीजें हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट में अब डाल दी गई। पर्सन कनेक्टेड विद डायरेक्टर का मतलब आ गया रोहतक यहां पर कि डायरेक्टर के रिश्तेदार, ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर है, ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है। 2003 में ऐसी लॉ की कंप्लायंस वाली बातें नहीं। 2003 में 21 पॉइंट थे, लेकिन लॉ की कंप्लायंस वाली बातें नहीं थी। लेकिन यहां पर लॉ की कंप्लायंस के लिए ऑडिटर की रिपोर्टिंग मांग ली गई। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, 16वां पॉइंट। ये क्या कहता है? धीरे धीरे करके आएंगे, ऐड करते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन विद RBI, पैरा 3 16 लास्ट पैरा। हाँ करेंगे। वैसे तो पैरा 4 भी अभी। कंपनी इज required to be registered under section 45IA of RBI. Whether the company is required to be registered under section 45IA of RBIF. यदि हाँ, if yes, whether registration has been obtained whether the registration has been obtained। बस इतना ही। रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन नंबर लर्न करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कौन सी कंपनियां होती हैं? NBFC है। ये कौन सी कंपनियां होती हैं? NBFC। NBFC बैंकिंग नहीं राजौरी, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। हमारे सिलेबस में इनकी ऑडिट है और उस ऑडिट में सबसे पहला पॉइंट ही यही आएगा सेक्शन 45IA का कि क्या NBFC ने RBI एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है या नहीं ले लिया है। उसी के सर्टिफिकेट की दवाई लास्ट के 5-6 पैरा नहीं, फतेहाबाद लास्ट के 6 पैरा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते और एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन के चांस कंपैरेटिवली बहुत कम है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टाइम। अच्छा, भागने की जल्दी होगी आप लोगों को जिनका कारों का टॉपिक ना सिर्फ, लेकिन जरा सुनो एक बात और। इस कारों का अगला पैरा कहता है, पैरा नंबर 4 if you answer any of the point in negative, then क्या देना पड़ेगा आपको? यदि आप किसी भी रिपोर्टिंग मैटर का आंसर नेगेटिव में देते हो, then what is required? रीजन।
अच्छा देखो देखो गलतियां कर रहे हैं कुछ, कोई कह रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन, कुछ कह रहा है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन कह रहा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, ये अलग रिपोर्टिंग है, इसके रीजन भी नहीं आते, इसके रीजन भी नहीं आए इसी रिपोर्ट के अंदर आएंगे, ये अलग से स्टेटमेंट लगाई जाती है। 143(11) मैंने कल लिखवाया था, इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट स्टेटमेंट, एक अलग स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको इस रिपोर्ट को लगाना है, एक अलग स्टेटमेंट की फॉर्म। मेंटेनेंस ऑफ 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, जैसे बैंकिंग में होता है SLR, 25% आपको टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गोल्ड के अंदर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बनाना होता है, उसी तरह से इनके अंदर निधि कंपनी में टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में आपको रखना। नेगेटिव में देंगे, पॉजिटिव में कुछ देंगे। अच्छा, कारों का टॉपिक हो गया हमारा पूरा। जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास होती है ओवर, और जो अमेंडमेंट वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मैंने कराना है अभी सेक्शन 143(12) आप लोग कर चुके हैं रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ अमेंडमेंट वाले बच्चों को कराना है आपको 143(12). जो बैठना चाहे रेगुलर बैच वाले वो भी बैठ जाए, रिपीट हो जाएगा 143(12), और उसके अंदर जो रूल नंबर 13 की डिस्कशन है, जो अमेंडमेंट आई है वो कराना है, प्लस एक प्रोफेशनल एथिक्स का पॉइंट है जिसमें चेंज आया है वो कराना। 2 महीने एग्जाम तक तो ये है, और वो भी कभी कभी होगा, ठीक है। नंबर एक प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट है और एक सेक्शन 143(12) की चालू है, घर पे रहता है ये, रिविजनरी क्लास में कवर होगा ना? हाँ कवर है, कभी कभी मेरा मन को होगा तो उठाऊंगा। और राइट। नंबर अब परमानेंट लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक 10 मिनट के बाद फिर हम इन टॉपिक्स को कवर अप करें। कारों का टॉपिक हमारा पूरा ब्रेक। पिछले अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं? नवंबर 2015 में पिछले साल क्या एप्लीकेबल हुआ था, मई 16 में क्या अमेंडमेंट आई थी, नवंबर 16 में क्या अमेंडमेंट आई थी। ऐसे 700 और 705 के फॉर्मेट चेंज हुए थे। कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल आए थे, स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन आ गई थी 210 वाली, फॉर्म 3CD चेंज हो गया था। हमने कर लिया था ये सारी अमेंडमेंट हमने सितंबर 2015 में कवर कर ली, सितंबर 2015। उसके बाद फिर अगले अटेम्प्ट में क्या चेंज आ गई, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट आ गया, ICDS का एक कंसेप्ट आ गया, इनकम टैक्स के अंदर बेशक उसको डेफर कर दिया गया है। सेक्शन 288 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चेंज आया और अकाउंटेंट की डेफिनेशन चेंज हुई। इंश्योरेंस लॉ के अंदर चेंज आने के कारण इंश्योरेंस ऑडिट के कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में चेंज आ गए थे, और एक नया गाइडेंस नोट आया था 143(3)F एंड H का। ये ऑलरेडी हमने पिछली अमेंडमेंट क्लास में मार्च 2016 में कवर कर लिए। अब देखो, जो इस बार की अटेम्प्ट नवंबर 2016 की अमेंडमेंट है, हाँ बटिंडा 9 बजे तक बड़े आराम से। सबसे मेन अमेंडमेंट थी कारो 2016 की, ये हम कवर कर चुके हैं। और हमारी दूसरी अमेंडमेंट है ये सेक्शन 143(12) ऑफ कंपनी एक्ट, जो अमेंड हुआ था कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 से, एंड कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर अमेंडमेंट रूल 2015। इसके अंदर इसी के रिलेशन में रूल नंबर 13 चेंज हुआ। सेक्शन 177(4) के अंदर प्रोवाइजो आया था ओमनीबस अप्रूवल का, उसके बेस पर रूल 6 से आ गया था। इतने पोर्शन को तो आप स्किप कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ने RTP में नहीं डाला, इंस्टीट्यूट ने इसको RTP में नहीं डाला, दैट मीन्स ये तो नहीं पूछा जाएगा। फिर एक छोटी सी गाइडलाइन आई थी रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर। तो अब हमें 2 मेन चीजें कवर अप करनी है। क्या क्या?
नंबर 1 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ उसके अंदर, और दूसरा 5 मिनट का एक ये टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर का, 15 से 20 मिनट लगने हैं। करना किस चीज के लिए भाई? यदि इसके लिए कह रहे हो, ये इसलिए मैंने कहा स्किप कर दो ऑडिट के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में इसको कवर नहीं। प्रोफेशनल एथिक्स का चेंज एक गाइडलाइन आई है, नहीं वो कवर करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 143(12) इसमें क्या चेंज आया? इसमें चेंज ये आया, पहले इसके अंदर कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं था। अब इस सेक्शन में 2 पार्ट में फ्रॉड्स डिवाइड हो गए। 1 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड, 1 करोड़ से ऊपर के। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्टिंग होगी वो तब होगी यदि फ्रॉड 1 करोड़ को क्रॉस करेगा। तो किस तरीके से होगी रिपोर्टिंग, उसके मैनुअल में भी थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा। 2 दिन का एक नया कंसेप्ट डाला गया है। देखो जरा अब क्या कहता है ये। इफ एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग, ये नया पॉइंट डाला गया है। बस बाकी सारा कुछ सेम है, जो पहले आपको क्लास में नोट करा रखा है सब सेम है, बीच में ये डाला गया, इसके कारण चेंज आ गई। इन्वॉल्विंग सच अमाउंट और अमाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज बीन और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, द ऑडिटर shall report the matter to the central government within such time and in such manner as may be prescribed. अच्छा, अब पुराने लॉ में कितने डेज लिखे हुए थे क्लियरली? कितने डेज के अंदर रिपोर्टिंग कवर होनी थी? बोलो जरा, कितने डेज में रिपोर्टिंग कवर होती थी? नहीं कटा, गलत आंसर। पुराने लॉ में कितने डेज में? 60 डेज में होती थी, 45 + 15। अब इन्होंने कह दिया विद इन सच टाइम एंड मैनर। अब उसमें डेज क्या हो गए? 2, फिर 45, फिर 15। 2 दिन, 45 दिन, 15, अब वो टोटल में 62 हो गए, 60 की जगह। अच्छा, आगे प्रोवाइडेड दैट यदि फ्रॉड का अमाउंट इस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से नीचे हो, फ्रॉड का अमाउंट इस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से नीचे हो, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी और द बोर्ड इन अदर। कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड प्रोवाइडेड फर्दर, ये भी नया प्रोवाइजर डाला, द कंपनी जिनके ऑडिटर ने फ्रॉड की रिपोर्टिंग की है, किसको? ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करी। मतलब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से नीचे का था, फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से नीचे का था, तो रिपोर्टिंग सिर्फ किसको होती है? ऑडिट कमेटी को, यदि वो है तो, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो ऐसे केस में जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है, जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट में इस फ्रॉड का डिस्क्लोजर आएगा। द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल अबाउट सच फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब फिर वो रूल में चला जाएगा। इट विल बी डीम्ड that auditor has not contravened any duty by reporting of fraud to central government if it is done in good faith.
तो हुआ क्या, सारे के सारे फ्रॉड दो कैटेगरी में बंट गए। ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा, लेस देन 1 करोड़। इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? ऑडिटर को इमीडिएट रिपोर्ट करना है। पहले किसको? ऑडिट कमेटी यदि है तो। ऑडिट कमेटी नहीं है, भटिंडा देखो इसके अंदर अभी समझ में आ जाएगा। ऑडिट कमेटी नहीं है तो बीओ डायरेक्टर को इमीडिएट एकदम, बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ नॉलेज। 2 दिन से लेट नहीं करना, 2 दिन से लेट नहीं करना। अच्छा, एक्सपेक्ट रिप्लाई ऑफ ऑडिट कमेटी या बीओडी कितने दिन के अंदर रिप्लाई एक्सपेक्ट करें? कितने दिन के अंदर? विद इन 45 days। 45 days में रिप्लाई आ भी सकता है, रिप्लाई नहीं भी आ सकता। रिप्लाई आ गया तो बताओ, मैंने आपको 3 चीजें बता रखी थी। यदि रिप्लाई आ गया तो रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है 3 चीजें। क्या क्या? ओरिजिनल रिपोर्ट कौन सी? वाराणसी सहसो के ओरिजिनल रिपोर्ट कौन सी? जो ऑडिट कमेटी को दी थी उसने, प्लस रिप्लाई किसका? ऑडिट कमेटी का या बीओडी का, प्लस कमेंट ऑन द रिप्लाई। इस रिप्लाई के ऊपर उसके कमेंट क्या है? इस रिप्लाई के ऊपर उसके कमेंट क्या है? किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कौन सा पर्सन? वही पुराने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट में वही पर्सन पुराने वाला। कौन था वो? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आने के। किस फॉर्म में जाएगा ये? फॉर्म कौन सा था बताओ जरा। इन फॉर्म नंबर ADT 4। ADT 4 में बिल्कुल नहीं, झंडे वाला 3 नहीं, ADT 4। ADT 3 तो रेजिग्नेशन वाला केस में आता था, झंडे वाला ADT 3 रेजिग्नेशन वाले केस में आता था। अच्छा, इन ए सील्ड एनवेलप। कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू इन सील्ड एनवेलप, आइदर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर स्पीड पोस्ट। फॉलोड बाय क्या होता था? क्या कोई मेल वेल टेलीग्राम कुछ भेजना होता था? फॉलोड बाय, हाँ बिल्कुल, ईमेल कंफर्मेशन के लिए। फॉलोड बाय ईमेल ऑन फॉर द कंफर्मेशन। किस पर जाएगी रिपोर्ट? लेटर हेड ऑफ ऑडिटर, लेटर हेड के ऊपर। और लेटर हेड पे उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, एड्रेस सब होना चाहिए। सिग्नेचर होनी चाहिए रिपोर्ट पर। सिग्नेचर के साथ साथ क्या लिखेगा? मेंबरशिप नंबर लिखेगा, मेंबरशिप नंबर। हाँ नरवाना, 1 करोड़ या उससे ऊपर के फ्रॉड की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ या उससे ऊपर वाले फ्रॉड की बात कर रहा हूं।
उल्टा डांगा जो प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा था, प्रायर कम्युनिकेशन, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, भूल गए? क्लास 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। राइट? अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, अब क्या करना है? विद इन 15 days of expiry of 45 days, 45 days, 60 नहीं कोटा, 60 नहीं, दो ये भी थे, दो ये भी थे ना। आपने जिस दिन भेजा उसके 45 दिन के खत्म होने के 15 दिन, अब 60 दिन नहीं लिखा हुआ लॉ में, आप 60 नहीं लिखेंगे, आप 60 नहीं लिखेंगे, 60 बनता है बट 60 नहीं लिखो, ठीक है? क्या करना है? ओरिजिनल रिपोर्ट प्लस a statement that reply not received, a statement that reply not received in form number ADT4. बस ये आपको काम करना है। अच्छा, अब आगे क्या प्रॉब्लम है? यदि फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है, यदि फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है, देन एक तो यही वाला सेम प्रोविजन चलेगा, मतलब ऑडिटर इमीडिएट बेसिस पर ऑडिट कमेटी को इस फ्रॉड के बारे में बताएगा 3 बातें। क्या क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड कितना है, क्यों नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। 3 बातें, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड द पार्टीज इन्वॉल्व। अच्छा, फिर क्या होगा? डायरेक्टर की रिपोर्ट में आएगा क्या? डिस्क्लोजर। डायरेक्टर की रिपोर्ट में आएगा डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे वो? नंबर 1 नेचर ऑफ फ्रॉड जो इसने बताया, नंबर 2 अप्रोक्सीमेट अमाउंट, एंड नंबर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। लेकिन इस पे कंडीशन डाल दी झंडे वालों ने, इस पे कंडीशन है क्या? इफ एक्शन नॉट टेकन, यदि मैनेजमेंट ने रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, देन आएगा पार्टीज इन्वॉल्व। लेकिन यदि मैनेजमेंट ने रेमेडियल एक्शन ले लिया तो क्या आएगा? रेमेडियल एक्शन। बस, फिर पार्टी के नाम नहीं आएंगे। पार्टी का नाम तब आएगा यदि मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया, मैनेजमेंट ने एक्शन ले लिया तो पार्टी का नाम नहीं लेना। तो ये एक ओवरऑल चेंज है जो अब हुआ है इसके अंदर। पहले ये वाली चीजें नहीं होती थी।
वाली सारी चीजें बठिंडा देखो अब इस प्रोवाइजो से आई। आया समझ में ये प्रोवाइजो? अब ये प्रोवाइजो आया समझ में? अब प्रोवाइडेड फर्दर, वो कंपनी जिनके ऑडिटर ने फ्रॉड ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बताया बट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताया। कब? 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है, शैल डिस्क्लोज द डिटेल। कंपनी इन फ्रॉड की डिटेल डिस्क्लोज करेगी। कहां पर? डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट। तो ये बातें आ गई। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया बठिंडा? यदि 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया ना हमने। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया तो सेक्शन 143(12) के प्रोवाइजर ने क्या कहा कि कंपनी इस फ्रॉड की डिटेल प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अपनी रिपोर्ट में दिखाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा का है तो वो डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं आएगा, वो सीधा कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होगा। 1 करोड़ से ज्यादा प्राप्त या 1 करोड़ का फ्रॉड है तो उसकी रिपोर्टिंग सीधी ऑडिट कमेटी के थ्रू होती हुई कहां जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ओके? डज इट मीन फ्रॉड ऑफ स्मॉल अमाउंट आल्सो डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट? हाँ द्वारका, बट कंसीडरिंग द मटेरियलिटी। कंसीडरिंग द मटेरियलिटी। अच्छा ये चार्ट ग्रुप में डाल दूं? ओके डाल दूंगा। लिख देता FB ग्रुप में डालना। चंडीगढ़ वीडियो प्रॉब्लम कैसी आ गई? कहीं पे इशू नहीं है? मटेरियलिटी हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल जजमेंट है। अच्छा अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है। क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल के पार्ट नंबर 2 में रूल 13 यही था द्वारका सारा। जो ये चार्ट बनाया था अभी फ्रॉड का, ये सारा रूल 13 था। नोट्स में पी वाली अमेंडमेंट हाँ मैं लिखना भूल गया, मैं यहां पर लिखवा रहा हूं। बुक दिखा दूं? 2-4 लाइन है बस, मैं बुक की दिखा देता हूं, वहीं से नोट करना चाहो तो वहां से कर लो। बस देखो लिखवा दूं? मैं लिख ही रहा था, चलो लिखो जरा फिर। सीए एक्ट 1949 के सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 में इन्होंने गाइडलाइंस इशू। कौन सी गाइडलाइंस? 7 अप्रैल 2016। बट इनका टाइम नहीं लगेगा, बस छोटी सी गाइडलाइन है, बहुत लंबी गाइडलाइन नहीं है। इन्होंने क्या कहा गाइडलाइन में? मेंबर इन प्रैक्टिस shall not respond to मैंने ऐसा सुना any tender साल में एक बार पढ़ाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं issued by जैसे हमें पढ़ाया ना, और उसके बाद any पढ़ाया organization पूरे साल वही चलेंगे और लास्ट में अमेंडमेंट ले ली। or user of professional services in areas which are exclusive, which are exclusively
चार्टर्ड अकाउंटेंट। करना क्लॉज नंबर आ जाएगा सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1, पार्ट 2 क्लॉज 1। Member in practice shall not respond to any tender issued by any organization or user of professional service in areas which are exclusively reserved for CA. जैसे for example audit, attestation work, audit, attestation work। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, हाउ एवर, बस ये लास्ट पॉइंट है इस गाइडलाइन का। सच रेस्ट्रिक्शन shall not be applicable where, हाँ करनाल अभी इसको समझाऊंगा, बस ये पॉइंट नोट कर लो। where minimum fees of the assignment is prescribed in the tender document itself or areas are open to other professionals along with chartered accountants, along with chartered accountants। ये दो पॉइंट है बस इस गाइडलाइंस में। वैसे आपको यदि ध्यान हो, हमारी बुक में इसका क्वेश्चन पहले से ही डला हुआ था और मैंने क्वेश्चन भी करवाया हुआ है एक क्लास में, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वाला। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है? टाइम टू टाइम क्या होता है, टेंडर्स इशूड होते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के, टेंडर्स इशूड होते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के। जैसे ऑडिट करानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट के टेंडर निकलते हैं। कंपनियां तो नहीं निकालती टेंडर, गवर्नमेंट वर्क के लिए टेंडर निकलते हैं, इंटरनल ऑडिट के लिए भी टेंडर निकल सकता है। तो टेंडर निकलता है प्रोफेशनल सर्विसेज का। अब मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1 में सॉलिसिटेशन की। अब इन्होंने क्या कहा कि टेंडर हो सकते हैं दो एरियाज। टेंडर में कहा गया कि आप एलिजिबल होंगे यदि आप सीए है, तो एलिजिबिलिटी रखी गई सीए को, ओनली सीए कैन अप्लाई, ओनली सीए कैन अप्लाई। ओके, टेंडर में कहा गया एलिजिबिलिटी सीए प्लस अदर प्रोफेशनल, सीए प्लस अदर प्रोफेशनल। अच्छा, ओनली सीए एलिजिबिलिटी है तो दो चीजें, क्या टेंडर में, हाँ करना कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लगेगा, क्या टेंडर में मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब की गई है क्या? मिनिमम फीस नॉट प्रिस्क्राइब्ड। तो अब देखो जरा, इन्होंने क्या कहा इसके ऊपर, यदि टेंडर इशू होता है और सीए ही एलिजिबल है, सीए ही एलिजिबल है और फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, देखो जरा, फीस प्रिस्क्राइब्ड
प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो तुम तो हमारी फ्रेटर्निटी के मेंबर को आपस में लड़वा रहे हो। इंस्टीट्यूट का कहना है, देखो जरा, यदि आपने टेंडर इशू किया और ओनली सीए से काम कराना है, ओनली सीए से, ब्रिटिश सोसाइटी में सीए के साथ दूसरे भी आ जाते हैं करनाल, लेकिन आप कह रहे हैं कि ओनली सीए से काम कराना है। अच्छा, और मिनिमम फीस आप लिखते नहीं हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया आप एक सीए को दूसरे सीए से लड़वाना चाहते हो, अंडर कटिंग कराकर। ऐसा ही होगा ना, मैं 5,000 पे करूंगा, आप 4500 करोगे, तीसरा पर्सन 4,000 करेगा, कोई 3800 रुपए करेगा। इंस्टीट्यूट क्या हमारे प्रोफेशन में ऐसा काम चाहेगा? क्या इंस्टीट्यूट हमारे प्रोफेशन में अंडर कटिंग को चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। हाँ, झंडे वाला 143.12 तो पूरा हो गया, नहीं चाहेगा इंस्टीट्यूट। रिजल्ट नॉट अलाउड, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। टेंडर में एलिजिबिलिटी यदि सीए की है और मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, यू कांट रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। करोगे गिल्टी, कौन से क्लॉज के? क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शिफ्ट, गिल्टी क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शिफ्ट। अच्छा, लेकिन यदि मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है कि जी मिनिमम फीस 10,000 है, आप अपनी फीस क्यों करो? अच्छा, मैं 11,000 लूंगा, एक कहता है मैं 12,000 लूंगा, तीसरा कहता है मैं 15,000 लूंगा। हम अपना काम अच्छा करेंगे, फीस बढ़ा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूट यहां पर क्या कहेगा? हाँ, हमारे प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ रही है, आपने मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब करी है कि इससे कम तो हम नहीं देंगे, इससे ज्यादा बोलो आप, बताओ और क्या सर्विसेज आप हमें दोगे? देन यहां पर क्या अलाउ कर दिया जाएगा? यस, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन रिस्पॉन्ड, वी कैन रिस्पॉन्ड। तो यदि टेंडर में ओनली सीए की एलिजिबिलिटी है और मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब है, आप उस टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट यदि टेंडर में मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है और ओनली सीए एलिजिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। ओनली सीए की एलिजिबिलिटी है, ये अपने आप जब परेशान होंगे, इनके पास कोई कोटेशन नहीं आएगी, ये इंस्टीट्यूट में बात करेंगे कि किसी सीए ने अप्लाई नहीं किया, ऐसा क्या हो गया? फिर इंस्टीट्यूट कहेगा भैया ये मिनिमम फीस हटाओ, तो ये मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब करो, तो सीए अप्लाई करेगी। आप तो एक सीए को दूसरे सीए से लड़वाना चाहते हो, हम ये काम नहीं होना। जो टेंडर्स निकलते हैं ना, टेंडर्स मंगा लिए जाते हैं, बट लेकिन नहीं होते कि हम 15,000 एलिजिबिलिटी ऐसी है फिक्स है, कि सीए के साथ साथ कर सकते दूसरे प्रोफेशनल्स को भी अलाउड किया गया है। अब क्या इंस्टीट्यूट हमें रोक दे? अब तो नहीं, बोलो, अब तो कंपटीशन की बात है। क्या अब इंस्टीट्यूट हमें रोक दे कि नहीं, काम सीएस के पास जा रहा है, कंपनी सेक्रेटरी के पास जाने दो, काम एमबीए के पास जा रहा है जाने दो, एडवोकेट के पास जा रहा है जाने दो, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे? बोलो, यहां ये कहता है ओके अलाउड, नो प्रॉब्लम, अलाउड, नो प्रॉब्लम। अदर प्रोफेशनल में कोई भी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, एक्चुअरी, एमबीए, कोई भी। तो देखो वाराणसी, ये गाइडलाइन दो बातों को कहती है। ये कहती है मेंबर इन प्रैक्टिस जवाब नहीं देगा एक ऐसे टेंडर का जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व है, लेकिन यदि उस टेंडर में मिनिमम फीस बता दी गई, जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम फीस बता दी एंड, या फिर टेंडर ओपन था अदर प्रोफेशनल, तो मैंने इसको चार्ट में बना दिया नीचे, ओनली सीए एलिजिबिलिटी, अदर एलिजिबिलिटी, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब है अलाउड, मिनिमम फीस नॉट प्रिस्क्राइब नॉट अलाउड। हाँ, बट इन द बस यही अमेंडमेंट थी, 3 मेजर, कारो हो गया, उसके अलावा 143(12) और उसका रूल मैंने आपको चार्ट पे बनवा दिया सारा का सारा, और तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट की गाइड। ये 3 मेजर अमेंडमेंट थी।
गाइडेंस नोट 143(3)(f) और h का वो हम पिछले अमेंडमेंट्स में ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, पोस्ट ऑडिट की अमेंडमेंट जो थी वो हम पिछली अमेंडमेंट में कर चुके हैं। उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अमेंडमेंट जो आई है वो जुलाई 2016 में आई है, वो अप्लाई होगी अगले साल। कैन बी बाय न्यू स्कैनर। यदि आपके पास पुराना है तो नया लेना चाहिए। उसमें काफी सारे नए क्वेश्चन आईसीएआई के प्रैक्टिस मैनुअल वाले डाले हैं। द्वारका सेकेंड केस में अगर मिनिमम फीस, इसमें फीस का कोई चक्कर नहीं, इसमें मिनिमम फीस का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर और लिखा है, देखो सेंटर मना कर रहा है, आप मार्केट से ले सकते हैं ना। एल्डाइंस पर वो नहीं मिलेगा, वो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। सैटरडे की क्लास लाइव है, मे बी लाइव में नो। यदि रिवीजन क्लास नहीं हुई लाइव तो वो लाइव, रेगुलर क्लास लाइव अभी डिसाइड नहीं करवाना। SAE 3420 एप्लीकेबल नहीं। काशीपुर SROK रिवीजन प्लान फॉर रिकॉर्डेड ही लेते थे ना, सुबह लेते थे ना लाइव। तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट, फिर प्रोफेशनल एथिक्स, इनको आगे पीछे कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में जो बचेगा मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट एंटिटीज, वो इंपॉर्टेंट कवर करना। वही कह रहे हैं, उस पे ना वो भी आ गया है। हाँ, उल्टा डाला। आज हमारी अमेंडमेंट खत्म हो गई। ऐसे के समरी वीडियोस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। समरी वीडियोस डाले हैं इन्होंने। बट वही ना, आपके तो चलो फिर भी पंचकुला नवंबर 15 बैच में शायद नहीं और डल वो पाएंगे। डाउनलोड हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात नवंबर ये 15 बैच में नहीं डल पाएंगे। डाउनलोड तो हो जाता है। वो हो जाते हैं। राउरकेला वैसे क्लास क्या का होता मैं है अभी कि नहीं कहीं बता जगह सकता, आप लाइव का सिर्फ रिकॉर्डेड का। वेबसाइट पे जाके सुन सकते हो, ठीक है, या देख सकते हो। उससे मॉड्यूल ज्यादा 3 और 4 में इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वही। इंपॉर्टेंट वही। चैप्टर के पीछे जो दिया Which clause of professional ethics? साथ के साथ Clause लिखे हुए हैं ना, 1, part उसमें 2, से second. चेक कर लो कौन से टॉपिक्स हैं। स्कैनर्स में दिए हुए हैं। आंसर स्कैनर से मत उठाओ, पता है स्कैनर से उठाओगे ना तो अक्टूबर तुम्हें लगेगा 15 ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना उल्टा है। डालना सेक्शंस भी कोड मुश्किल किए है। हुए हैं उसके अंदर। जितना समझ में आए ना उतना डाल दो। साथ में जो दिए हैं स्कैनर में ज्यादा क्वेश्चन है, इतने तो कवर करने पड़ेंगे आपको। सीए फाइनल है और फिर रिजल्ट टाइट आ रहा है आजकल, और ऊपर से ऑडिट के पेपर में नंबर नहीं आते, तो इससे कम पर बात नहीं बनेगी। हाथरस ऐसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्या बाकी छोड़ दोगे? क्या बाकी छोड़ दोगे? अब वो तो इम्पोर्टेंट होते नहीं है सर। जब हमें बताए थे तो हमारे तो वही आए जो कहीं से कुछ भी आ जाता है। बस देखो चेंज एक काम कर सकते हो, हर एक ऐसे के इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करो। वही हर ऐसे के इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करो, इस रिस्पेक्टिव कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसको कर लिया उसको छोड़ दिया। वही ना, ऑडिट में सिर्फ स्कैनर पढ़कर जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कवर करते हो, देन यू मे रिलाइज। द्वारका 177 इस एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल नहीं। 77 एप्लीकेबल नहीं। अरे भाई तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज कैसी लिखे क्वेश्चन के आंसर की, जो हमने स्कैनर में। अब वो ना फालतू की वाराणसी जा रहे हो